हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और आज पेश करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास 12th की वीडियो नंबर 10। हमारी जो लास्ट 2 वीडियोस आई थी उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सर सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करी। हम लोगों ने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में डिस्कशन किया कि सर इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं। अगर आपको याद ना हो तो एक बार याद दिला दूं कि लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब क्या होता है कि सर ऐसे सारे गोल्स या ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो कोई भी इकोनॉमी अचीव करना चाहती है विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे गोल्स जो कोई भी इकोनॉमी विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स अचीव करना चाहती है। 20 साल के अंदर अंदर कोई भी इकोनॉमी कहाँ पहुँचना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है 20 साल के अंदर अंदर, गोल्स क्या क्या है 20 साल के अंदर अचीव करने के लिए, वो सारे जो गोल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। हम लोगों ने 5 लॉन्ग टर्म गोल्स डिस्कस किए थे। पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड हम लोगों ने बात करी थी फुल एम्प्लॉयमेंट की, फोर्थ हम लोगों ने बात करी थी इक्विटी, और लास्ट और सबसे अच्छा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल्फ रिलायंस। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब सर शॉर्ट टर्म गोल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म गोल्स तो मैंने बोला कि कोई भी प्लानिंग कमीशन ये देखता है कि आने वाले 20 ईयर्स के बाद में हमारी इकोनॉमी क्या होगी और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स की अगर बात करी जाए तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स जनरली वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो प्लान टू प्लान वेरी करते हैं। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म गोल्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो प्लान टू प्लान वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। सर हम लोगों ने मान लीजिए कोई प्लान बनाया, उस प्लान के अंदर हमारा गोल कोई और कुछ और था, हम लोगों ने वापस कुछ सालों बाद कुछ और प्लान्स बनाए, उसमें हमारा कुछ और गोल था। तो होता क्या है कि सर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारी इकोनॉमी में जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारी इकोनॉमी की जो नीड आ रही है, उस नीड को ध्यान में रखते हुए प्लान्स के अकॉर्डिंग, प्लान्स के अंदर जो चेंज किया जाता है, जो गोल्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं, वो चीज़ कहलाती है शॉर्ट टर्म गोल्स। एक बार समझना वापस क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स की डेफिनेशन की। देखो क्या बोला है, दीज आर दोज ऑब्जेक्टिव्स which vary from plan to plan according to the need and requirement of the economy। those objectives ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो क्या होंगे, वेरी करेंगे फ्रॉम प्लान टू प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी। अभी समझना सर, गवर्नमेंट ने जैसे लेटेस्ट सपोज गवर्नमेंट को नीड लग रही है, अभी लेटेस्ट से इस साल की बात करते हैं 2020 की। 2020 में अभी जो कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो गवर्नमेंट को इस साल नीड लग रही है कि क्या होना चाहिए कि जो भी हमारी इकोनॉमी में लेटेस्ट सपोज अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो अभी हमारी इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम हो चुकी है, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है इस ईयर के अंदर कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसको कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी जाए। तो गवर्नमेंट जो भी प्लान बनाएगी वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाएगी कि इकोनॉमी के अंदर जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो। तो ये क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, नीड और रिक्वायरमेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए प्लान टू प्लान जो ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए वो कहलाते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स। आई बात समझ में। देखिए हमारी इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट, बट अभी करंटली अगर मान के चलें इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है कि सर लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं सर, लोगों के पास काम नहीं है, इकोनॉमी में मनी नहीं है, मनी की सप्लाई नहीं हो रही है, पैसा नहीं है लोगों के पास में, तो लोगों के पास में खर्च करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो इसी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो रही है कि इकोनॉमी के अंदर एक एक्यूमुलेट हो चुकी है। अब गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है 2020 को लेके वो क्या होगा, अगर बात करें कि हम अगर खुद को गवर्नमेंट की जगह रख के देखें तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इकोनॉमी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना, कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी फाइनेंशियल क्राइसिस से बच जाए। हमारे जो भी यूँ कहें कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उन लोगों को एटलीस्ट मिनिमम जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी हो। हमारी जितनी भी यूँ कहें हमारा जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड हो चुका है अभी ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक, उस यूथ को, हमारी जो यंगर जनरेशन है जो अभी बात करें कि अनएम्प्लॉयड हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, जितने भी पुअर क्लास के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। तो गवर्नमेंट की जो यूँ बात करें कि गवर्नमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जब भी ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए जाते हैं प्लान टू प्लान, तो वो चीज़ कहलाती है शॉर्ट टर्म गोल्स।
आई बात समझ में? देखिए लॉन्ग टर्म गोल्स हमें पता है कि हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। सब समझ में आया सर? ये हम 20 साल के अंदर अंदर अचीव कर लेंगे। बट करंटली हमारी इकोनॉमी की नीड क्या है, इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सर रिसेशन में चली गई है। अब इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन में ना चले जाए, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय करने होंगे और उसी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान्स बनाने होंगे, ताकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई है उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। एक्चुअल में जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लान टू प्लान वेरी करते हैं। जो भी प्लान बनाएंगे, जैसे अब सर ये प्लान्स क्या होते हैं अभी समझना, प्लान्स का मतलब समझा देता हूँ। सर प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था, हम लोगों ने बात करी थी कि सर प्लानिंग कमीशन जब शुरू हुआ था तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया कि एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम लोग क्या करेंगे, 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। इकोनॉमी में जब वही बात करें कि प्लानिंग कमीशन आया था हमारे इंडिया में, जब प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था तो प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करवाने के लिए हम इकोनॉमी के अंदर 5 ईयर प्लान्स लेके आएंगे। 5 ईयर प्लान्स मतलब हम क्या करेंगे, 5-5 सालों के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पता है क्या अचीव करना है, बट उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को जो हमें 20 साल में अचीव करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, 20 साल के पीरियड में जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। और हम लोग क्या चाहते हैं कि 5-5 साल के गैप में हम लोग क्या करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। 5 साल के लिए हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, 5 ईयर्स के अंदर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। और इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है उनको अटेन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब 5 ईयर प्लान आए तो वो कब आए थे, देखना क्या बोला है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सिंपल सी चीज़ है सर, प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किए थे ताकि इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1 अप्रैल 1951 के दिन। ध्यान देना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1951 के दिन, आज़ादी के 4 साल बाद, लगभग 4 साल के बाद हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, 1 अप्रैल के दिन। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन ने लॉन्च किया था, कब किया था, 1 अप्रैल 1951। फॉर द पीरियड 51 to 56, 5 साल के लिए आया था ये प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 5 ईयर्स के लिए था, 1951 से 56। सिंस देन वी हैव कंप्लीटेड 12 5 ईयर प्लान्स, और उसके बाद हम लोगों ने अभी तक 12 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, हम लोगों को पता है कि सर लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। बट लॉन्ग टर्म तक पहुंचने के लिए हमारे को शॉर्ट टर्म के कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो तय करने पड़ेंगे। हमें वहां पहुंचना है, समझ में आया, पर वहां तक पहुंचना कैसे, स्टेप्स तो डिसाइड करनी पड़ेगी। तो जो स्टेप्स हम लोग डिसाइड करने वाले हैं वो स्टेप्स कहलाते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सर गवर्नमेंट ने जो 5 ईयर प्लान लॉन्च किए, देखिए गवर्नमेंट ने पहला 5 ईयर प्लानिंग कमीशन ने जो पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च किया। ये प्लान जो 5 ईयर प्लान था ये था 51 से 56 के लिए। उसके बाद हम लोगों ने नियर अराउंड 12 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट कर लिए। हमारा जो लेटेस्ट 5 ईयर प्लान है, अगर हम बात करें, हमारा जो लेटेस्ट 5 ईयर प्लान था वो था 2012 से 2017 में। 12 to 17 हमारा लेटेस्ट 5 ईयर प्लान है। उसके बाद अभी तक 5 ईयर प्लान आया नहीं है। अब हो सकता है आने वाले साल में 5 ईयर प्लान डिसाइड हो जाए। तो हमारा जो लेटेस्ट 5 ईयर प्लान है वो कब था, 2012 to 2017। अब हम बात करेंगे कि सर ये जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, 12 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते ऐसे करते करते 12 5 ईयर प्लान्स है। अब हर 5 ईयर प्लान के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या क्या एरियाज ऑफ फोकस था, ये याद करना बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेलेक्टेड और जो इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स हैं कि सर इन ये 5 ईयर प्लान्स तो आपको पता होने चाहिए कि इनमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो कुछ 5 ईयर प्लान्स, कुछ यूँ कहें कि सेलेक्टेड 5 ईयर प्लान्स हम लोग देखते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या बोला है, हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 के, तो यहाँ पर हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला 5 ईयर प्लान था हमारा, हम चाहते थे कि इकोनॉमी ग्रो करे, इकोनॉमी डेवलप हो। तो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आप लोगों को पता हो तो सर हम लोग क्या कर चुके थे कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल रूल के अंदर हमारी इकोनॉमी को सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो अब हमारा टारगेट क्या था कि कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो चुके थे, उसको इंक्रीज करवाना, आउटपुट बढ़े और जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो, इंक्रीज हो।
ठीक है। नेक्स्ट सेकंड था, जो ऑब्जेक्टिव था वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ एंड प्रोडक्शन। जो इनकम, वेल्थ और प्रोडक्शन है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल नहीं, इक्विटेबल मतलब जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना मिल रहा हो, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि रिच और पुअर के बीच में बहुत वाइड गैप आ जाए, तो उस पुअर और रिच के बीच के जो गैप है उसको कवर करने के लिए किस पे फोकस किया गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ एंड प्रोडक्शन। दो ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सेकंड जो इनकम, वेल्थ और प्रोडक्शन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे पहले लास्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट ये समझ में आ गया, लास्ट जो 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव था सर हमारा। फास्टर ग्रोथ हो, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब है कि हम ग्रोथ इस तरह से करें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए ख़त्म ना हो जाए, या हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कहीं पे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास में रिसोर्सेज बचे ही ना, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 12th 5 ईयर प्लान में कितना वेरिएशन आ गया। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्शन बढ़ाने की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ एंड प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। बीच के कुछ और प्लान्स भी देख लेते हैं। 5th 5 ईयर जो प्लान आया था, 5th 5 ईयर प्लान कब से कब तक का आया था, आप ईयर याद रखें तो अच्छा है आपके लिए, 74 से 79। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या थे, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज करवाना था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लोगों का रहन सहन, लोगों के सोशल आउटलुक, लोगों का जो यूँ कहें कि सोशल वेलबीइंग है, उन सभी को चेंज करवाने पे फोकस किया गया। तो पहला तो था कि सर रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना था। नेक्स्ट मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च, और यहाँ पर इस वाले जो प्लान के अंदर 5th 5 ईयर प्लान के अंदर हमने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या किया था, लॉन्च किया था। ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या है, जब हम लोग पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या है। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 5th 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे दो ऑब्जेक्टिव थे, पहला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, सेकंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को क्या करना था, लॉन्च करना था। आई बात समझ में। नेक्स्ट 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो 85 से 90 के लिए आया था, 1985 टू 1990। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करी, फिर हम लोगों ने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया, फिर हम लोगों ने बोला एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और लास्ट में हम लोगों ने क्या बोला, ग्रोथ होनी चाहिए। पहले खाने के ऊपर ध्यान दिया, फिर रहन सहन पे ध्यान दिया, फिर नौकरी की बात करी, और फिर ग्रोथ की बात करी। पहले खाना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 5th 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने बात करी कि सर हमारा जो रहन सहन है वो इम्प्रूव हो, रोटी कपड़ा। फिर हम लोगों ने बात करी कि सर लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, पैसा होना चाहिए उन लोगों के पास में, इसलिए हम लोगों ने बोला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करो, तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और लास्ट हम लोगों ने बात करी 12th 5 ईयर प्लान के अंदर कि अब कहीं ना कहीं ग्रोथ जरूर होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। तो हमारी जो ग्रोथ हो वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, हमारी जो ग्रोथ है वो फास्टर होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए। आई बात समझ में। 4 5 ईयर प्लान ही हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए। वैसे तो 12 5 ईयर प्लान से 8 5 ईयर प्लान अभी बाकी हैं, बट हम लोगों के लिए इतने सारे प्लान्स याद रखना बहुत मुश्किल है। मैंने यहाँ पे आपको सेलेक्टेड 5 ईयर प्लान्स दिए हैं। आपको बाकी 5 ईयर प्लान और उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे 5 ईयर प्लान्स के डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव्स और फोकस अवेलेबल हो जाएगा। आई बात समझ में। देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने बात करी कि सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कब हुआ था, उसके बाद में अभी तक 12 5 ईयर प्लान्स आ गए, शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब क्या है, और कुछ हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स देखे, उनके ऑब्जेक्टिव्स और फोकस के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, एक बार आप इसे फटाफट नोट डाउन करिए, इसे फास्ट नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर 1951 में जब हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू किया, 1951 से लेके 1991 तक, 1951 जब हम लोगों का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, तब से लेके 1991 तक जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में रही, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स क्या क्या थे। सर 1991 को ही क्यों लिया, क्योंकि सर 1991 के बाद में हम लोगों ने एक नई यूके की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी जिसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई गई थी। आप लोगों ने 9th-10th में ये चीज़ पढ़ी होगी SST में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली। तो 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई
उससे पहले और 1951 में जब हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, इस ड्यूरेशन के बीच में जो इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में थी, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स क्या क्या थे, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर किस किस चीज़ पे यूँ कहें कि ध्यान दिया गया, किस किस चीज़ पे फोकस किया गया, कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी दी गई, कौन सी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, वो सारी चीज़ें, वो जो सारे फीचर्स इकोनॉमिक पॉलिसी के, वो हम लोग पढ़ते हैं अभी। देखिए, बात करते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन 1951 टू 1991। सबसे पहला फीचर क्या है, देखिए बोला है कि प्रायोरिटी टू पब्लिक सेक्टर्स। सर, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1956 के अंदर। देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1951 में हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था जिसको IPR 1956 भी बोलते हैं। उसमें पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्वेशंस किए गए, मतलब कुछ एरियाज ऐसे बनाए गए जहां पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटर हो सकता है, पब्लिक सेक्टर वहां पर इंडस्ट्रीज लगा सकता है। कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन चाहे कि उस एरिया के अंदर, मतलब अगर बात करें किसी फील्ड में, अगर वो चाहे कि खुद बिजनेस करना चाहे उस तरह का, तो उसे अलाउड नहीं था। कुछ यूँ कहें कि इंडस्ट्रीज फिक्स करी गई जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही लगा सकता है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं था। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे कि अगर वो चाहे तो भी पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज है वहां पर एंटर नहीं कर सकता। देखिए क्या बोला है, इन IPR 1956 देयर वर रिजर्वेशंस फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए क्या बनाए गए, रिजर्वेशंस बनाए गए। अब पब्लिक सेक्टर कि जो अगर कोई नई इंडस्ट्री लगानी है उस सेक्टर के अंदर, उस यूँ कहे कि यूनिट के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ कौन सा सेक्टर लगा सकता है, पब्लिक सेक्टर लगा सकता है। कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज चाहे कि सर मान लीजिए मुझे इसमें, इस फील्ड में, जैसे लेट अस सपोज बात करें माइनिंग की, मान लीजिए माइनिंग रिजर्व कर दिया गया कि माइनिंग का बिजनेस करना है तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर करेगा, माइनिंग का काम सिर्फ पब्लिक सेक्टर करेगा। अगर ऐसा कर दिया जाता तो क्या होता, अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर चाहता, कोई प्राइवेट बिजनेसमैन चाहता कि मुझे माइनिंग का बिजनेस करना है, तो क्या उसे उसे अथॉरिटी मिलती, क्या उसे अलाउ करते, क्या नहीं करते। तो क्या किया गया, कुछ एरियाज डिसाइड किए गए जहां पर इंडस्ट्री सिर्फ कौन लगा सकता है, पब्लिक सेक्टर लगा सकता है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी सारी यूँ कहे कि लीगल रिक्वायरमेंट्स लगाई गई कि वो पब्लिक सेक्टर के जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है वहाँ पर भूल कर भी वो एंटर नहीं हो सकता है। देखिए उसके बाद क्या बोला, एज मैनी एज 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। और उस टाइम पे कितनी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। आज अगर हम बात करें, आज 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। पहले कितनी रिजर्व थी, 17 इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। आई बात समझ में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या बोला है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस टू प्राइवेट सेक्टर। अभी ये चीज समझना क्या बोला है, 1951 से 1991 के अंदर उन्होंने यूँ कहे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर ये ध्यान दिया गया कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, पब्लिक सेक्टर को ग्रो करवाया जाए, पब्लिक सेक्टर को फ्लरिश करवाया जाए इकोनॉमी के अंदर। तो क्या किया उन्होंने, पब्लिक सेक्टर ग्रो करे उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कुछ यूँ कहे कि रेगुलेशंस इंपोज किए, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगाए गए, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो कोई भी अगर नई इंडस्ट्री वगैरह शुरू करना चाहता प्राइवेट सेक्टर में तो इतना आसान नहीं था, उसके लिए उसको बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती थी, बहुत सारे लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट थी। तो लाइसेंसिंग और रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए किसके ऊपर, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड चीज, अगर कोई भी पुरानी इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करने के लिए कोई अप्रूवल मांगता है तो उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया कि कोई भी अगर पुरानी इंडस्ट्री आप एक्सपैंड करना चाहते हो, एक्सपेंशन का किसी का प्रोजेक्ट है तो उसे भी अलाउ नहीं किया जाता था। बात ये आ रही है कि सर 1951 से 1991 ये जो 40 इयर्स का जो टाइम पीरियड था, इसमें पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को, अगर प्राइवेट सेक्टर कोई भी नई इंडस्ट्री शुरू करना चाहता है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी लीगल रिक्वायरमेंट और लाइसेंसिंग इंपोज किए गए। उसके अलावा अगर कोई पुराना बिजनेस है, कोई पुराना इंडस्ट्री है, अगर उसमें कोई एक्सपेंशन चाहता है तो उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए। देखिए क्या बोला है, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स वर मेड फॉर establishment of new industries and restrictions were imposed on expansion of old industries। सर वहाँ क्या किया गया, पहली बात तो लाइसेंसिंग इंपोज करी गई कि सर अगर आपको कोई नई इंडस्ट्री लगानी तो पहले आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। सेकंड, आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर आपको एक्ट बनाए गए जहाँ पे आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। सेकंड, अगर आपको कोई पुरानी इंडस्ट्री एक्सपैंड करवानी है तो एक्सपेंशन के ऊपर भी क्या लगाए गए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। आई बात समझ में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए,
प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी समझना सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस बनाए गए। क्या बोला है? एसएसआईज वर ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन। अभी एक चीज समझना, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है। पहले ये 5 लाख रुपए था, अभी ये बढ़ के 5 करोड़ हो चुका है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी होती है उन इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लगाना जरूरी था। अदरवाइज क्या होता कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो क्या करते, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते एट ए प्राइस लोअर देन प्राइस गिवन बाय एसएसआई। मान लीजिए कोई एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो लेट अस सपोज बात करते हैं कि कपड़ा बनाती है, उसके कपड़े की कॉस्टिंग आती है 100 रुपीज़। वहीं कोई बड़ी इंडस्ट्री है, वही सेम टाइप का कपड़ा बनाती है पर उसकी कॉस्टिंग आती है 60 रुपीज़। क्यों ऐसा? क्योंकि सर उसके पास में, उसकी इंडस्ट्री बड़ी है तो उसके पास में मैन पावर की रिक्वायरमेंट, उसको जो उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी स्प्लिट हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज के कंपटीशन से बचाने के लिए क्या किया गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के प्रोटेक्शन दी गई उनको। देखिए क्या बोला है, एसएसआईज वर ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन, सर्टेन एरियाज वर रिजर्व ओनली फॉर एसएसआईज। और कुछ ऐसे एरियाज थे जिनको सिर्फ एसएसआई के लिए रिजर्व किया गया कि सर ऐसे एरियाज में, इन फील्ड में सिर्फ एसएसआई क्या कर सकता है, बिजनेस सेटअप कर सकता है। मतलब अगर मैं बात करूँ लेट अस सपोज हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट हो, तो उस टाइम पे क्या किया गया, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के अंदर सिर्फ एसएसआई को प्रमोट किया गया कि अगर हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट बिजनेस कोई भी करना चाहता है तो वो सिर्फ कौन कर पाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर कोई बड़ी कंपनी चाहे कि सर हम लोग हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, हैंडलूम का बिजनेस करना चाहते हैं, उस टाइम पे वो चीज़ अलाउड नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी प्राइस कम कर देते उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए, पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती थी। तो इसकी वजह से उनको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, ताकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनसे जो कंपटीशन आ रहा है वो उनको फेस ना करना पड़े। आई बात समझ में? नेक्स्ट, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ध्यान से सुनना क्या बोला, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये भी हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग समझा देता हूं। सर हम लोग जो गुड्स बाहर से मंगवा रहे थे, हम लोग जो गुड्स फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कॉलोनियल रूल वाले में कि हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ सामान बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे स्विंग मशीन्स हो गई, मेडिसिन हो गई, कैरोसिन हो गया, बाइसिकल हो गई। ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ से मंगवा रहे थे, फॉरेन कंट्रीज से मंगवा रहे थे। क्यों ऐसा? क्योंकि सर हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर कैपिटल गुड्स नहीं थे, हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए हम क्या कर रहे थे, बाहर से मंगवा रहे थे। अभी 1951 से 1991 में जो पॉलिसी आई उसमें क्या, किस चीज़ पे फोकस किया गया, उसमें इस चीज़ पे फोकस किया गया कि सर आप जो गुड्स बाहर से मंगवा रहे हो, आप जो सामान बाहर से मंगवा रहे हो, आप एक काम करो, उसी सामान को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो। यही सेम टॉपिक हम लोगों ने सेल्फ रिलायंस में पढ़ा था। हम लोगों ने बोला कि सर आप बाहर से जो चीज़ मंगवा रहे हो, अगर वो आपके यहाँ बन सकती है तो पहले आप अपने यहाँ बनाओ। तो किस चीज़ पे जोर दिया गया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे, कि आप इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। आप बाहर से जो मंगवा रहे हो, अगर आप इंडिया में बना सकते हो तो आप प्लीज़ उससे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करिए। देखिए क्या बोला है, It focused on domestic production of goods which we were importing from rest of the world। आप जो गुड्स बाहर से मंगवा रहे हो ना, उसे ट्राई करो कि इंडिया में ही बना पाओ। उससे क्या होगा, हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी सामने किसी फॉरेन कंट्री पे। उसके अलावा हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई सिचुएशन आ जाए तो अपनी सप्लाईज बंद कर दे, तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट इसलिए भी नहीं है। तो किस चीज़ पे फोकस किया गया, जो बाहर से मंगवा रहे हैं उसे इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। आई बात समझ में? नेक्स्ट बोला प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने ये चीज़ अभी ध्यान दी कि सर फॉरेन से हम लोग क्या करते थे, काफ़ी सारी क्वांटिटी में गुड्स इंपोर्ट करते थे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। हम लोग स्विंग मशीन, कैरोसिन, बाइसिकल्स, मेडिसिन और न जाने कितनी चीज़ें हम लोग क्या करते थे, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करने का रीज़न क्या था कि सर हमारे पास या तो रिसोर्सेज नहीं थे वो गुड्स बनाने के, या हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। अब हम लोग ये चाहते थे 1951 से 1991 की पॉलिसी के अंदर कि कहीं किसी भी तरह से हम जो गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं वो किसी भी तरह से क्या हो जाए, कम हो जाए। देखिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी लेके आए कि बाहर से जो मंगवा रहे हो उसे आप इंडिया में बनाओ, वो समझ में आया, पर कैसे, ये चीज़ कैसे लाई जाए। तो क्या किया गया कि इंपोर्ट जो भी हो रहे हैं ना, अभी देखिए बाहर से मान लीजिए फॉरेन से अगर कोई गुड्स बन के आएंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया से फॉरेन से मान लीजिए टी शर्ट्स बन के आ रहे हैं, तो फॉरेन से जो टी शर्ट आ रहे हैं हो सकता है उनकी कॉस्टिंग
50 to 60 रुपीज़ ही हो, और जो इंडिया में टी शर्ट बन रहे हैं उनकी कॉस्टिंग 100 and 110 हो, तो हो सकता है कि बाहर के जो गुड्स आ रहे हैं उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन मिले, तो हो सकता है कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ पिछड़ जाए। तो उस केस में क्या किया गया, फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए क्या किया गया, पहली चीज़ जो भी फॉरेन से सामान आएगा उस पर हैवी टैक्सेशन लगाया गया। हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ बोलते हैं कि अगर फॉरेन से कुछ भी इंपोर्ट करोगे आप तो उस पर आपको हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी। इससे क्या होता, सर मान लीजिए मैं बाहर से टी शर्ट मंगवा रहा हूँ 60 रुपये का, टैक्स हैवी ड्यूटी लगा दी 100%, 60 रुपये का टी शर्ट मंगवा रहे हो, 60 रुपये टैक्स पे करो, वो कितने के लिए पड़ गया, कितने का पड़ गया इंपोर्टर के लिए, 120 रुपीज़ का। और वहीं जो टी शर्ट इंडिया में 100 में मिल रहा है तो कोई बाहर से मंगवाएगा क्या 120 में, नहीं मंगवाएगा। तो पहली चीज़ तो क्या करी गई, हैवी टैक्सेशन लगाया गया ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। सेकेंड चीज, एक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाए गए कि सर आप इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा बाहर से नहीं मंगवा सकते। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो लेट अस सपोज उन्होंने बोल दिया कि आप मशीन मंगवानी है आपको, तो आप मैक्स टू मैक्स 5 मशीन मंगवा सकते हैं बाहर की कंट्री से, 5 से ज़्यादा मशीन नहीं मंगवा पाएंगे। तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन कॉम्पिटिशन से हमारे को जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिलने वाली थी वो प्रोटेक्शन काफ़ी मिली। तो हम लोगों ने क्या किया, पहली बात तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया, सेकेंड हैवी टैक्सेशन, थर्ड हम लोगों ने क्या बोला कि बाहर से अगर सामान मंगवाते हो ना तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है, आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं मंगवा पाओगे, लिमिट हम सेट करके देंगे आपको। आई बात समझ में? 5 पॉइंट 5 फीचर्स देखें। पहला कि सर प्राइवेट सेक्टर को क्या किया, सॉरी पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, लाइसेंसिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, एक्सपेंशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन। थर्ड हम लोगों ने बात करी कि सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया, कुछ एरियाज रिजर्व किए गए उनके लिए। फोर्थ हम लोगों ने बात करी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लेके आए कि आप बाहर से जो मंगवा रहे हो उसे आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो। और फिफ्थ हम लोगों ने बात करी प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, इसके लिए क्या किया गया, सर हैवी टैक्सेशन लगाया, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज, और सेकंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिए बाहर से जो भी सामान बन के आएगा उसके ऊपर। आई बात समझ में? एक बार ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग कुछ और बात करते हैं, फटाफट से इसे नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में कि शॉर्ट टर्म गोल्स एक्चुअल में क्या क्या थे। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ 5 ईयर प्लान्स डिस्कस किए, कुछ हम लोगों ने 4 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स और फोकस के बारे में बात करी। और आज हम लोगों ने एक टॉपिक और देखा कि इकोनॉमिक पॉलिसी 1951 से 1991 की जो थी उस इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स क्या क्या थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप में से किसी को भी ये जो टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए उसमें कोई भी डाउट आता है, देखिए थ्योरेटिकल टॉपिक्स है तो जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक आप इसे लर्न नहीं कर पाएंगे। और बोर्ड्स के अंदर ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको टॉपिक का बेस क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आएंगे थ्योरी में तो चल जाएगा, थोड़ा सा आप समझे इस टॉपिक को, बहुत इजी है। केवल बात करें तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल टॉपिक है कि कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। कहीं पे कोई भी डाउट लगता है डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।